अमित शाह की हुंकार है, ममता बनर्जी पर प्रहार है। अमित शाह 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं, लेकिन अब यह फैसला किया गया है कि हर महीने 2 दिन के लिए नहीं बल्कि 7 दिनों के लिए जाएंगे। बड़ी खबर यह है, अब से थोड़ी देर में बंगाली लोक गायक के घर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। लोक गायक के घर पर ही लंच भी करेंगे अमित शाह। लोक गायक के घर स्वागत की पूरी तैयारी है। अमित शाह को लोकगीत भी सुनाएंगे लोक गायक। अभी गृह मंत्री अमित शाह शांति निकेतन में हैं। शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि भी दी है गृह मंत्री अमित शाह ने। कुछ तस्वीरें आपके लिए आपको दिखानी बेहद जरूरी है। कुछ तस्वीरें देखें आप, जहां पर कल गृह मंत्री अमित शाह ने विवेकानंद को याद किया, आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद कर रहे हैं। कल किसान के साथ में थे, आज कलाकार के साथ में हैं। कल माता के मंदिर में पहुंचे थे, आज हनुमान के मंदिर में जाएंगे। और कल रैली की है, आज रोड शो करेंगे। कल रैली की है, आज संबोधन करने वाले हैं। ये संबोधन छात्रों के बीच में होगा और छात्रों के बारे में ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के जो छात्र होते हैं ना, अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं पॉलिटिकल एक्यूमेन, यानी उनकी राजनीति की समझ बहुत ही अच्छी होती है। और इसलिए कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में जो उनकी रणनीति है, क्या अभी की तस्वीरें हम दिखा सकते हैं पीसीआर टीम कि गृह मंत्री अमित शाह की शांति निकेतन की तस्वीरें दिखाएं, गृह मंत्री अमित शाह की रविंद्र भवन की तस्वीरें दिखाएं। जब शांति निकेतन पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, तब की तस्वीरें हाँ टीवी स्क्रीन पर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमी है। और शांति निकेतन के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि शांति निकेतन पहुंचने का सियासी संकेत क्या है। शांति निकेतन का अर्थ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या है, क्योंकि शांति निकेतन में ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में बोलपुर के पास में ही एक छोटा सा शहर है और कोलकाता से इसकी दूरी तो 180 किलोमीटर है, लेकिन कहा यह जाता है कि कोलकाता और शांति निकेतन के बीच में 180 किलोमीटर की जो दूरी है ना, बहुत बार सियासी फासले मिटा दिया करती है। 2 तस्वीरें आप देखें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज शांति निकेतन पहुंचे। शांति निकेतन पहुंचने के बाद जितने भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की यादें हैं, जितने भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की यादें हैं, वो देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह भी अभी यहीं पर रखे। दरअसल इस शहर को बसाया और बनाया था नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहीं पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की और यहां पर कई टूरिस्ट आते रहते हैं। और शांति निकेतन पहले कहा यह जाता है कि यहां पर एक जमाने में किसी और का स्वामित्व हुआ करता था, लेकिन अब शांति निकेतन जो भी पहुंचता है, या शांति निकेतन में अगर कोई राजनीतिक दल से और हाँ, शांति निकेतन की जितनी भी तस्वीरें हैं अभी एक बार दिखाएं आप देखें। पश्चिम बंगाल में अमित शाह की हुंकार है। अमित शाह की हुंकार में कितनी तस्वीरें आप देखें। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जब आज नमन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, और मैंने कहा ना कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं जो कि पश्चिम बंगाल की पहचान है, अगर गृह मंत्री अमित शाह उन्हें याद कर रहे हैं, अगर गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद कर रहे हैं, कल स्वामी विवेकानंद को याद किया था उन्होंने, कल खुदीराम बोस को याद किया था, स्वामी परमहंस को कल ही याद किया है, और रह करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी नाम लेते हैं। और आज का दिन जो है शांति निकेतन का दिन है। वो शांति निकेतन जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बसाया था, वो शांति निकेतन जो आजादी के खिलाफ लड़ाई में एक विचारों की लड़ाई को प्रस्फुटित करने वाला और विचारों की लड़ाई को जमीन देने वाली यह सरजमी है। और इसलिए कहते हैं कि यहाँ का जो चप्पा चप्पा है, यहाँ का जो कण कण है, यानी यहाँ का जर्रा जर्रा और कतरा कतरा, ये बताता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किस तरह से यहाँ पर रखी गई थी, किस तरह से यहाँ पर जमीन अक्वायर करके उसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था। ये तस्वीरें बता रही हैं। मुझे इन्फोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलिए ताकि हम ये बता सकें कि पश्चिम बंगाल में जो अमित शाह की हुंकार है और पश्चिम बंगाल की हुंकार में अमित शाह क्या क्या कर रहे हैं। और डिबेट को उसके बाद ओपन कीजिए, बहुत जल्दी हो सके तो मुझे कमांड दीजिए जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अमित शाह आज जब बाउल गायक के घर पर जाएंगे, यानी वासुदेव दास के घर पर जाएंगे, तो अमित शाह का मेन्यू क्या रहने वाला है ये आप देखें। लंच में क्या क्या रहेगा, चावल, दाल, पालक साग, परवल की सब्जी, बैगन की सब्जी, चटनी, रसगुल्ला और पापड़। आपको याद होगा कि 1.5 महीने पहले जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, एक किसान के घर पर, एक दलित के घर पर गए थे, कल एक किसान के घर पर आए, और अब जो
वहां वहां पर जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए लोग हैं उन तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही, यानी बाउल समुदाय के गायक के घर पर पहुंचेंगे, दोपहर का खाना खाएंगे। लेकिन अगला इंफोग्राफिक चलाएं। एक तीर से कैसे गृह मंत्री की तरफ से दो निशाने किए जा रहे हैं, अब आप समझिए। एक तरफ बंगाल का वोटर है, दूसरी तरफ नाराज किसान है। एक तीर से ये दो शिकार किया जा रहा है। बंगाल का वोटर, नाराज किसान, बदलते रहें, इसे बदलते रहें, ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर होगा। क्या है ना, पश्चिम बंगाल की सरजमी पर पहुंच करके, किसानों के घर खाना खा करके, जितने भी किसान हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं, 25 दिन हो चला है, उन्हें भी साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फोकस किन किन मुद्दों पर है गृह मंत्री अमित शाह का, ये आप देखें। राष्ट्रवाद पर फोकस है, जहां पर राष्ट्रवाद की बात की जा रही है। सीएए पर फोकस है, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय ने यह कह दिया था कि पश्चिम बंगाल में सीए लागू किया जाएगा और सीए को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसके अलावा जो बंगाल में जितनी भी राजनीतिक हिंसा हो रही है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मौत हुई है, इन सभी की एक लिस्ट लेकर के गृह मंत्री अमित शाह होते हैं। जितना भी संबोधन होता है गृह मंत्री अमित शाह, उस संबोधन में जितने भी पश्चिम बंगाल के नेताओं की मौत हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि गेस्ट को तुरंत ही ओपन करना चाहिए। जितने भी गेस्ट जुड़े हुए हैं तुरंत बताएं। पीसीआर की टीम मेरे साथ में टीएमसी के नेता नीरज राय जुड़े हुए हैं और इस वक्त कोलकाता से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे सहयोगी तापस भी हैं। तापस, गृह मंत्री अभी कहां कहां पर जाने वाले हैं? गृह मंत्री का भोजन यानी दोपहर का खाना कितनी देर में शुरू होने वाला है? स्टूडेंट्स को संबोधन कब देंगे? और शाम 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और क्या क्या कार्यक्रम है अभी का? देखिए, इस समय तो वो संगीत भवन में है, विश्व भारती में। वहां से वो जाएंगे बाउल के घर, जहां पर उनका लंच होना है। वो तकरीबन अभी से आधे घंटे बाद का टाइम है, 1:45 का टाइम रखा गया है। तो वहां वो तकरीबन 20 से 25 मिनट रहेंगे। फिर एक रैली होने की बात है, जो डाक बंगलो मोड़ से वो रैली निकलेगा। एक छोटी सी रैली होगी, उस रैली में वो चलेंगे और उसके बाद फिर 5 बजे वो पत्रकारों के आमने सामने होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे। फिर वहां से वो वापस ऑंडाल एयरपोर्ट होते हुए वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि ये विजिट जो रहा है अमित शाह का, ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा नाम है जो हर घर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आप बंगाली हो या ना हो। रविंद्रनाथ टैगोर का एक इमोशनल कनेक्ट। अगर कल की बात आप देखें, कल वो गए थे पश्चिम मिदनापुर, आउट एंड आउट एक पॉलिटिकल प्रोग्राम रहा है, लेकिन वहां भी किसान के घर जाकर दोपहर का खाना खाना, आज बाउल के घर जाके खाना खाना, कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो नैरेटिव बनाया गया है कि वो ये लोग बाहरी है, उस नैरेटिव का एक काउंटर नैरेटिव बीजेपी की तरफ से सामने रखा जा रहा है। और पश्चिम बंगाल को अगर आप जीतने की बात कर रहे हैं तो आप रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद और साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर, इन 3 महर्षि को आप किसी भी तरह नकार नहीं सकते। तो वही होमवर्क करने के बाद आज कहीं ना कहीं अमित शाह और बीजेपी की तरफ से वही सामने देखने को मिल रहा है। एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि तापस आप रहिए मेरे साथ में, और मैं चाहूंगा कि पीसीआर की टीम थोड़ी सी एक्टिव हो जाए और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं जितना जल्दी हो सके मेरे साथ में जोड़ने की कोशिश करें। जितने भी इंफोग्राफिक हैं तैयार करके मुझे कमांड दें और मुझे बताएं कि क्या इंफोग्राफिक मैं स्क्रीन पर उतार सकता हूं या फिर नहीं। नीरज राय के पास में चलते हैं, टीएमसी नेता नीरज राय के पास में चलते हैं। नीरज राय जी, पिछले 15 दिन या 20 दिन में एक ही बात कही जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जेपी नड्डा पहुंचे, कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, स्पेशल 7 पहुंचे, नरोत्तम मिश्रा पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचे और ममता बनर्जी के किले में चौतरफा सेंध लग चुकी है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई है, असदुद्दीन ओवैसी 30% जो मुसलमान हैं उस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए आ ही गए हैं। क्या यह माना जाए कि ममता की जमीन वाकई में खिसक गई है? नीरज जी, जिसको वहां पे खुद की जमीन तलाशनी है वह व्यक्ति इस चीज को सोचे। और यह हमारे लिए 15 दिन और एक हफ्ता, एक महीना की बात नहीं है। पिछले 6 सालों को देखा जाए तो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से ये देश के विकास के बारे में केवल बात करते हैं, काम करने की बजाय सिर्फ बंगाल पे ही अराजकता फैलाने का काम किए हैं। तो हम लोग आदती हो चुके हैं। और रही बात यहाँ पर जाने के लिए कि कौन नेता जाता है, तो चुनावी परिवेश में पार्टियों से इधर उधर आना जाना होता रहता है, उससे बहुत असर नहीं पड़ता है। जिस तरह से आपने कहा है कि वहाँ के बंगाल के जो छात्र होते हैं उनकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी होती है, तो वही छात्र जनता भी बनते हैं। तो पूरी जनता को राजनीतिक समझ बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो लोग अपने ही परिवार के अपने विभूतियों को सिर्फ चुनाव के समय याद करते हैं, ये लोग चुनाव के समय ही राष्ट्रीय विभूतियों को याद कर रहे हैं, तो ये बहुत नई चीज नहीं है। रही बात वैसी की 30% वोट प्रतिशत की जो आप बात करते हैं, आखिरकार जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन तलाशती है वहीं पर हिंदू मुसलमान का काम क्यों किया जाता है? हिंदुस्तान है भाई साहब, भारतीय रहते हैं देश के अंदर,
और राष्ट्रवाद नहीं, यहाँ पर तो कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं हो रही है नीरज जी। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है करप्शन की, यहाँ पर बात हो रही है कटमनी की। सुनिए ना मेरी बात, यहाँ पर बात हो रही है राजनीतिक हिंसा की, यहाँ पर बात हो रही है बंगाल के रक्त चरित्र की, यहाँ पर बात हो रही है निरंकुश हो जाने की, यहाँ पर बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से निकल जाने की। हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आपने 30% मतदाता आपने गिनाया था मुसलमान, उसमें मैंने हिंदू। अरे मैं पत्रकार की हैसियत से बोल रहा हूँ ना, ये गृह मंत्री ने थोड़ी बोल दिया है। हाँ, अब आ जाइए आप, अब आ जाइए लॉ एंड ऑर्डर पे, वहां पे और चरित्र पे। इनके एक शासित प्रदेश में एक अपराधी 8 पुलिस कर्मियों को मार गिरा था। उसके बाद इनकी लॉ एंड ऑर्डर वहां पे ये लोग चूं तक नहीं कसते। और इन लोगों का जो भी कार्यकर्ताओं का पहले निकल के आ रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। हाँ। इनके द्वारा जो शासित प्रदेश है वहां पर इनके विधायक और मंत्रियों को भी नहीं पहचान पाते हैं इनके बड़े नेता। हाँ। और आखिरकार बंगाल में इनको कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा समझ हो जाती है। अब पहले तो ये अपना आंकड़ा दुरुस्त कर ले कि कल के आप ही लोगों के द्वारा बताया जा रहा था, अमित शाह जी ने बोला था कि 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उससे पहले 137 कार्यकर्ताओं की हत्या की बात करते हैं। पहले वहां पे बंगाल में चलिए, ये तो एक बात द्वारा हो क्या काम, गई, ये तो एक बात हो गई। हाँ, ये तो एक बात हो गई। अनिला जी भी भारतीय जनता पार्टी की नेता मेरे साथ में जुड़ गई। अनिला जी, मेरे बाईं तरफ की जो तस्वीर चल रही है ना, ये शांति निकेतन की तस्वीर है, जहां पर जाकर के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया गया, जहां पर जाकर के विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना जिस तरह से की गई थी ना, उस परंपरा को याद किया गया, उस इतिहास को याद किया गया। लेकिन इसे राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है और इसी नजरिए से ममता बनर्जी देखने की कोशिश कर रही है। मेरा एक सवाल है, अगर ममता बनर्जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लें तो इसे सियासत की नजर से नहीं देखा जाता ममता की तरफ से, लेकिन उन्हीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई जितनी बड़ी हस्तियां, अगर खुदीराम बोस की बात कर लें, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लें, स्वामी विवेकानंद की बात कर लें, परमहंस जी की बात कर लें, तो फिर वहां पर सियासत के चश्मे और नजरिए से देखा जाता है। लेकिन इन सभी के बीच में अगर साथी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि जो लड़ाई है आप लोग भी बंगाली अस्मिता को साथ में लेकर के ही लड़ेंगे, ताकि आप लोगों को बाहरी ना कहा जाए। देखिए, ऐसा है कि 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वहां हत्या हुई। उन्होंने अपना बलिदान दिया। किस लिए बलिदान दिया? इसलिए बलिदान दिया कि क्योंकि एक ऐसा राजनीतिक दल जो कभी भी इस चीज को छुपाता नहीं है कि उनको भारतीयता, राष्ट्रवाद और हमारी संस्कृति उस ऊपर नाज है। तो अगर ऐसा वहां पे व्यक्ति राज कर रहा है आज की तारीख में, यानी कि जो उनके जो दीदी बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि दीदी में तो इतना प्यार और प्रेम होता है, वो इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं कि हत्याएं करवा दें। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो है, उसकी जो जमीनी पकड़ है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। और हमने देखा है कि चुनावी रण में भी किस प्रकार से 2 से 18 हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर पसीने किसको आ रहे हैं? दीदी को आ रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर चाहे वो खुदीराम बोस जी की बात हो, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात हो, या सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो, जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये जो है कम्युनल, सांप्रदायिक बातें करते हैं। क्यों भाई? हाँ, ऐसा तो है नहीं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको रोकना पड़ा। बहुत बड़ी खबर आ गई है, बंगाल चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। टीएमसी के खिलाफ वोट देने पर धमकी दी गई है। नदिया जिले में जगह जगह दीवार पर धमकी लिखी गई है, टीएमसी के खिलाफ वोट दिया तो फिर होगा रक्तपात। नीरज जी, ये कैसा रक्त चरित्र है? ये कौन सी राजनीति है कि ब्लडशेड के बिना, यानी खून बहाए बिना आप लोग की राजनीति नहीं होती। नदिया में दीवार पर यह लिख दिया गया है कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया, आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को जिताया नहीं, तो पूरे नदिया में रक्तपात कर देंगे। ये लोकतंत्र है क्या? बताइए। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने संसद के अंदर अपना विरोध जताने के लिए अपनी शॉल उठा करके फेंक दी थी। क्या ये वही ममता बनर्जी हैं जो हवाई चप्पल पहन करके चला करती थी? क्या ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने नंदीग्राम सिंगूर का आंदोलन छेड़ा था? नीरज जी, आप तो खुद भी किसान पुत्र हैं, अपने आप को किसान पुत्र ही कहते हैं ना आप? कहते नहीं मैं हूँ, कहते नहीं मैं ढोंग नहीं करता हूँ। ये वही ममता बनर्जी है जो आपने बोला है। ये बताइए, वहाँ पे भाजपा की सरकार है कि टीएमसी की? जो वहाँ पे जमीन कौन तलाश रहा है अपने लिए? भाजपा तलाश रही है। दीवार पर लिखी हुई बात का जवाब दें। दीवार पर लिखा है नदिया में कि अगर ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया तो फिर रक्तपात होगा।
अरे महाराज, ये भाजपा करा रही है कि हम क्यों लिखने जाएं? हमारी अनिला जी, जमीन तलाश तो नहीं, हमारी जमीन अनिला जी, आप पर आ रहे हो। की चिंता हमें तो खुद ही सरकार है। अनिला जी, ये है राशिद जी कि टीएमसी को ये समझ लेना चाहिए कि हम भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं। और यहाँ पर राशिद जी, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ और चाहे नीरज जी हो, जमीन केरला की जितनी वहाँ पे केरला में रहने वाले लोगों की है उतनी मेरी, आपकी और इनकी है। वेस्ट बंगाल में भी जितनी जमीन इनकी है उतनी हमारी है। यहाँ पे जमीनों को मत बांटो। हाँ, जो ममता बनर्जी है उनकी और उनकी राजनीति की जो जमीन है वहाँ जरूर कहते हैं ना अर्थक्वेक आ गया है। उनकी इमारत है दिखाई दे रही है और अभी जो है बिल्कुल चूर हो जाएगी, गिर जाएगी। फर्जी और देश के गद्दार पड़े हैं, वो बैठकर अपने को छेड़ने का काम करते हैं। इस तरह से दीवारों में कि आप वोट नहीं पाएंगे। आप लोगों का बौखलाहट नीरज जी एक बार अनिला जी को सुन लें, क्योंकि अनुज यात्रे कांग्रेस के नेता मेरे साथ में जुड़े हैं। अनिला जी बोले। देखिए, मेरे ऊपर बोलने से ये चीज सिद्ध नहीं हो जाती कि जो वहां पे नादिया में जो जिस प्रकार से लिखा हुआ है, ये चरित्र है टीएमसी का। जो लोग पहले कम्युनिस्ट थे वो इनकी पार्टी में आ गए थे, जो गुंडागर्दी पहले चलती थी वही अब हो रही है, धमकी भी वही हो रही है। वेस्ट बंगाल जहां पे बाहर से लाला के लोगों को बसा दिया गया, ऐसे ऐसे एरिया वहां पर पहुंच गए हैं, बन गए हैं कि वहां पे हिंदू घुस नहीं सकता है। आज ये सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। अरे नीरज जी रुकिए ना, नीरज जी रुक जाइए, नीरज जी रुक जाइए। मीडिया को भी नहीं बख्शा था, उसके ऊपर भी अटैक किया था। तो आप लोग तो हर रक्त चरित्र है आपका, ये चरित्र है टीएमसी का। अब वेस्ट बंगाल के लोगों को ये भा नहीं रहा है। ओके, ठीक है। अनुज जी भी आ गए हैं, कांग्रेस के नेता अनुज यात्रे मेरे साथ आ गए हैं। अनुज जी, कांग्रेस को अपना राजनीतिक शत्रु पश्चिम बंगाल की सरजमी पर कौन दिखता है, टीएमसी या बीजेपी? देखिए, हमारे लिए ये दोनों ही सबसे बड़े शत्रु हैं। वो हमारा शत्रु है जो बंगाल की जनता का शत्रु है, और ये दोनों सत्ताधारी दल, चाहे तृणमूल कांग्रेस 10 साल से वहां पर राज कर रही है बंगाल में, और 7 साल होने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का देश में शासन चल रहा है, और बंगाल भी उसी देश में आता है जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जिस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो ये दोनों ही ने जो है मिलजुल कर सुनियोजित तरीके से बंगाल को बर्बाद करने का काम किया है। बंगाल को जो एक हमारी सांस्कृतिक जो है धरोहर थी बंगाल, आज उसको हिंसक प्रदेश के जो है रूप में इन्होंने परिवर्तित कर दिया है। आज बंगाल का नाम आते ही सबके दिमाग में क्यों हिंसा जो है बैठ जाती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जितने जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस है उससे ही ज्यादा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि ये इनको सूट करता है। आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिला जी, अनुज जी बस एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। अनिला जी, बात तो ठीक है, व्हाई इजंट देयर अ प्रेसिडेंशियल रूल? अगर वाकई में इतनी हिंसा फैल रही है, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए ना। वैसे अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल, जहां पे राजपाल के साथ धक्का मुक्की हो जाए, राजपाल को किसी भी बात के लिए उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाए, जहां कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाल पकड़ के खींच लिए जाए, जहां पर महिलाओं, अनिला जी बोल रही है बंगाल फतेह के लिए फॉर्मूला 23 निकाल करके रखा जाए। हाँ अनिला जी बोले। ये कहना चाहती हूँ, ये तो मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में अभी कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अपशब्द बोल दी है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहाँ पर हम फिर भी कहते हैं कि भाई ठीक है, राज्यपाल जी जाने, राष्ट्रपति जी जाने कि वहां पे कौन सा रूल होना चाहिए, पर हम तो अपना संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। इतने सारे बलिदान आप संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे। इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं, जहां पर बीजेपी का फॉर्मूला 23 दिखाना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को फतह करने के लिए कैसे फॉर्मूला 23 बनाया है, ये अब आपको दिखाते हैं। देखिए एक बार आप। राष्ट्रीय महामंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, फॉर्मूला 23 का ये नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी ने बंगाल के 23 जिलों के लिए 12 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए। कन्वीनर्स की रिपोर्टिंग सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को होगी। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में से 200 सीटें जीतने का टारगेट है। बीजेपी ने हर जिले पर फोकस करने के लिए फॉर्मूला 23 बनाया है। सुनील देवधर, विनोद सोनकर को फॉर्मूला 23 की जिम्मेदारी दी गई है। दुष्यंत गौतम, विनोद तावड़े, अमित मालवीय फॉर्मूला 23 के सूत्रधार हैं। बंगाल चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रहलाद पटेल प्रधानमंत्री की पसंद है और कन्वीनर नरोत्तम मिश्रा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भरोसा है। अगला इन्फोग्राफिक चलाएं, अगला इन्फोग्राफिक चलाइए। इसके बाद
अमित शाह की चाणक्य नीति में कितनी चीजें आ रही हैं, अब आप ये देखें। हर बूथ को किस तरह से मजबूत करना है, सोनार बांग्ला के साथ में चलेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, लंच डिप्लोमेसी करेंगे, मुस्लिमों को समझाएंगे, मथुआ वोट भी लेकर के आएंगे और आदिवासी वोट बैंक के लिए और हिंदू वोट बैंक के लिए पूरी रणनीति तैयार की गई है। नीरज राय के पास में चलते हैं, नीरज राय के पास में चलते हैं। नीरज जी, क्या यह भी डर लगता है क्या, 34 साल का जब वाम दलों का शासन आप लोगों ने उखाड़ फेंका था, तब ऐसा लगने लगा था चलो ठीक है 2011 में सरकार बनी, 2016 में सरकार बनी, ये लगने लगा था क्या कि 2 दशक 3 दशक तक हम भी राज करेंगे और हमें राज करना है तो वहां पर अराजक तत्वों को भी हम शरण देते रहेंगे, हमें अगर राज करना है गुंडे मवालियों को भी शरण देते रहेंगे, हमें अगर राज करना है नेपोटिज्म करते रहेंगे, हमें अगर राज करना है तो अभिषेक मुखर्जी को भी आगे बढ़ाएंगे जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, और हमें अगर राज करना है तो प्रशांत किशोर जो भी कहेंगे वही हम मानेंगे, जितने भी जमीनी नेता हैं उनकी सुनी नहीं जाएगी। यही सोच लिया था क्या? जी, कुछ समय देंगे तभी इससे पूरा ब्रीफ कर पाऊंगा, आधा पर रोकिएगा मत। ठीक है, अब आइए अभिषेक बनर्जी की जहां तक बात आप कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी जी वहां पर आगे नहीं आएंगे, भले ही अमित शाह जी के लड़के बीसीसीआई के सचिव बना दिए जाएं या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद को छोड़ दिया जाए, तो इनका एक सभासद का भी लड़का परिवारवाद में लिप्त है। उदाहरण के स्वरूप पे 50 नेता हमारे सामने पड़े हुए हैं। आइए वहां पर आपको बताता हूं गुंडों का राज पे। इनकी जहां जहां सरकारें हैं वहां गुंडे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और गुंडों के सर पे कानून व्यवस्था बनाने के लिए विजय वर्गीय का लड़का बैट बल्ले से मारता है अधिकारी को, और वो वहां पे कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए इनके द्वारा भेजे जा सकते हैं। राशिद भाई, बौखलाहट यहाँ पे टीएमसी में नहीं है, उस कांग्रेस में बौखलाहट है कि जो 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस और लेफ्ट के वोट परसेंटेज को इनके में जो अटैच होकर सीटें बढ़ गई थी, उसको ही ये बरकरार रखने के लिए दौड़ना चाह रहे हैं। हमको तनाव तब होता जब हम 45.5% जो वोट परसेंटेज हमारा था, 1.5-2% जो कम हुआ वही 30 से नीचे आ गया होता, तब हमें दिक्कत होती। ये अपनी जमीन भाई साहब सुनिए जी, ये तो बड़ी बात कह गया नीरज। नीरज ये कह रहे हैं कि बीजेपी से डर टीएमसी को नहीं है, आपको है। सुनिए अनुज एक बार रिबट करते हैं, एक बार अनुज जी जवाब दे दें, उसके बाद नीरज भाई आऊंगा आपके पास, 1 घंटे की डिबेट आऊंगा। अनुज जी जवाब दें। लंबा हाँ, देखिए बेहतर होता कि ये अगर यहाँ पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। आज कांग्रेस पर टारगेट किया जा रहा है कि जबकि हम तो वहां पर सत्ता में रहे नहीं दशकों से, 10 साल से जो है पूरे 1 दशक से टीएमसी कांग्रेस की सत्ता में, और आज भी जो है ये कांग्रेस के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि वहां पर लहर किसकी चल रही है, जनता किसको चाह रही है। ये कहीं ना कहीं जो एक अंडर करंट चल रहा है कांग्रेस का, जिससे ये दोनों दल बौखलाए हुए हैं। ये अलग बात है कि हिंसा करा करके और ये जो है कहीं ना कहीं पब्लिक का अटेंशन और मीडिया का अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट किए हुए बैठे। आप आ गए थे 5% पे, उस पे मैं बात कर रहा हूं। जो 5% आप आ गए हैं, जनता वहां चाहती है। अरे 5% को छुपाने से नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या बहुत ज्यादा परसेंट पर नहीं थे 10 साल पहले वहाँ पर। अरे भाई, आप 10 साल पहले आप उसमें थे, आप भी हमारे में से हमारा अंग थे और हमारे में से हमारे पे छोड़ दीजिए। और अब आपको जो है वही बची है क्या कांग्रेस? आप बात करते हैं हमारे पे, यहाँ पर मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बेवजह का बंगाल की। अब आप दोनों ही रुक जाएं। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरे का दूसरा दिन शांति निकेतन में है। विश्व शांति निकेतन का मतलब ये कि शांति निकेतन के प्रीमाइस में जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है वहां पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, और अभी थोड़ी देर के बाद में जब छात्रों को संबोधित करेंगे तभी हम आपको सुनाएंगे, और उसके बाद बाउल समुदाय के गायक के घर पर जब जाएंगे दोपहर का खाना खाने के लिए, खाने का मेन्यू तो हमने बता दिया है, तस्वीर तासीर। अब से ठीक आधे घंटे के बाद ब्रेकिंग न्यूज यह है कि 2 बजे पश्चिम बंगाल के बोलपुर में रोड शो करने जाना है गृह मंत्री अमित शाह, यानी थोड़ी ही देर में होगा शक्ति प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन शांति निकेतन अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी, इसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रोग्राम में शामिल हुए, और इसके बाद बांग्लादेश भवन सभागार में उनका थोड़ी देर में भाषण भी होने वाला है, और दोपहर 2 बजे बोलपुर में रोड शो भी करेंगे। उसके बाद अमित शाह शाम में दिल्ली रवाना हो जाएंगे। हालांकि बीजेपी की चुनावी अभियान के लिहाज से बोलपुर काफी ज्यादा अहम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंगाल की सियासत को समझने वाले इस बात से वाकिफ हैं कि अगर बंगाल में राजनीति चमकानी है तो वहां की संस्कृति, परंपरा, नायकों का सम्मान जरूरी है। यही वजह है कि बीजेपी का हर नेता अपनी रैलियों में हिंदुत्व कार्ड या हिंदू राष्ट्रवाद की बात करना नहीं भूलता। ये मेरा सौभाग्य है
कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता। पश्चिम बंगाल देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार करता है जहां बंगाली अस्मिता, संस्कृति, परंपराओं और नायकों का पुरजोर समर्थन और सम्मान किया जाता रहा है। यहां सियासी दल भी शुरू से ही इस मुद्दे को भुनाते रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड या हिंदू राष्ट्रवाद के मुकाबले मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इस बांग्ला राष्ट्रवाद को ही अपना हथियार बनाने का फैसला किया है। लेकिन इसके साथ ही सवाल उठ रहा है कि उनका ये फैसला कितना कारगर होगा। ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से समझती है कि बंगाल के लोगों में अपनी क्षेत्रीय अस्मिता और नायकों के प्रति गहरा भावनात्मक लगाव है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े बीजेपी नेता राज्य के दौरे पर अपने भाषणों में चैतन्य प्रभु, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का जिक्र करना नहीं भूलते। स्वामी जी की वो बात हमें हमेशा याद रखनी होगी जब वो कहते थे, अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं भारत को बदल दूंगा। स्वामी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 100 लोग मिल जाएंगे तो मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा भारत बदल जाएगा। यानी परिवर्तन के लिए हमारी ऊर्जा, कुछ करने का जोश ही और जज्बा बहुत आवश्यक है। पश्चिम बंगाल में अपने नायकों का सम्मान करने और उन पर गर्व करने की परंपरा आजादी से भी पहले से चल रही है। बंगाल के विभाजन से पहले वो चाहे विद्रोही कवि नजरुल हों, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर या समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सबको जितना सम्मान मिलता रहा है वो दूसरे राज्यों में वहां के नायकों के लिए कम ही देखने को मिलता है। अपने नायक तलाशने और उनको सम्मानित करने की इसी परंपरा के तहत दुनिया के किसी भी देश में बसा कोई बंगाली मूल का व्यक्ति अगर अहम उपलब्धि हासिल करता है तो मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों में उसे अपना बताते हुए हीरो बनाने की होड़ मच जाती है। ये बात दिगर है कि वो शख्स कभी बंगाल नहीं आया हो या दशकों पहले विदेश में बस गया हो। उस पर अखबारों के पन्ने रंगे जाते हैं और कई दिनों तक टीवी कवरेज चलती है। नायकों को लगभग पूजने की इस परंपरा में अमर्त्य सेन से लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी समेत कई लोगों के नाम गिनाए जा सकते हैं। इस मामले में सबसे ताजा मिसाल बांग्ला अभिनेता सौमित्र चैटर्जी हैं। उनके निधन पर स्थानीय अखबारों और चैनलों में जैसी व्यापक कवरेज हुई, देश में उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। अमित सिंह, इंडिया न्यूज। ये तो बात हो गई राष्ट्रवाद के जितने भी सिंबल हैं, लेकिन अब यहां से आगे बढ़ते हुए बीच में बात मुस्लिम वोटर की भी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बात सीए की भी आती है, बात मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की भी आती है। तो आप ये समझें कि कहां कहां पर असल में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद 66% मुस्लिम मतदाता है, मालदा में 51% हैं, दक्षिणी दिनाजपुर की तरफ अगर आप चले जाएं 49% हैं, कूच बिहार 25%, बीरभूम 37%, हावड़ा 26% और नदिया में 26% कुल मिलाजुला करके मुस्लिम वोट बैंक है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि असदुद्दीन ओवैसी, ये पड़ोस में पश्चिम बंगाल के पड़ोस में असम है, वहां पर है बदरुद्दीन अजमल, कहीं ऐसा ना हो कि एआईयूडीएफ ने जिस तरह से कांग्रेस का सफाया किया, यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने असम में जैसे कांग्रेस का सफाया किया, ठीक इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट का सफाया मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा करके ना करते हैं। इन्फोग्राफी को गिराया जाए तुरंत ही। क्यों हम ये बात कह रहे हैं, अब आप समझिएगा। बदरुद्दीन अजमल हैं, जिनकी तस्वीर यहां पर आपको नजर आ रही है। इन्होंने 2006 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, 10 सीट जीत करके आए। 2011 में असम का विधानसभा चुनाव लड़ा, 18 सीट जीते। 2016 में विधानसभा चुनाव असम का लड़ा, 13 सीटें जीती। नुकसान हुआ कांग्रेस को, असम से कांग्रेस का सफाया हुआ, असम में कांग्रेस को डेंट पड़ी। और यही एक वजह है कि कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यही बदरुद्दीन अजमल वाले मॉडल को लेकर के पश्चिम बंगाल में अगर ओवैसी आ गए
तो बहुत लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, जिन लोगों ने अपनी जमीन को मजबूत किया है लेफ्ट के शासनकाल के बाद। नीरज राय के पास जाने से पहले मुझे एक बार अनुज यात्रे के पास में जाना जरूरी है। अनुज जी, भारतीय जनता पार्टी से इतना ज्यादा आप लोगों को डर नहीं होगा शायद, या फिर ममता बनर्जी से इतना डर नहीं होगा जितना असदुद्दीन ओवैसी से है, क्योंकि 30% जो मुस्लिम वोट बैंक है ये एक जमाने में आप ही का होता था, फिर लेफ्ट के पास में गया, ममता बनर्जी के पास में आया, लेकिन अभी भी आप लोगों की नजर इस पर टिकी हुई होती है और असदुद्दीन ओवैसी इसी किले में असल में सेंध लगा रहे हैं और यही कांग्रेस का मुख्य डर होगा। देखिए राशिद जी, कांग्रेस को डर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इन लोगों से डर के हम लोग राजनीति करने लगे तो इस चीज को कोई मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं रहेगा। लेकिन डर इस बात का है कि ये जो हिंदू मुसलमानों के जो वोटों का जो ध्रुवीकरण का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वही असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं। तो ये अगर जो कहा जाता है बार बार कि ये कहीं ना कहीं दोनों का चोली दामन का साथ है, तो इसमें कोई मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं कही जाएगी। ये सिद्ध होती है हर चुनाव में। ओवैसी वही बोलते हैं, वही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, और बीजेपी भी वही सूट चाहती है कि वो करें इस तरह का काम। और वही काम इन्होंने बिहार में किया, वही काम इन्होंने हैदराबाद में किया, वही काम अब ये बंगाल में भी करवाना चाह रहे हैं। और आपको मैं बात करूं, जो मुसलमानों से नफरत करने वाली भारतीय जनता पार्टी, अगर इनकी कलाई में खोलने में आऊंगा तो अभी हो सकता है अनिला जी को बुरा लगेगा, लेकिन देश भूला नहीं है कि देश की पहली गठबंधन की सरकार जो बनी थी वो बंगाल में बनी थी। और भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये तो ना कहें कि मुसलमानों से नफरत करने वाली पार्टी, क्योंकि जितने मित्र मेरे कांग्रेस में होंगे या टीएमसी में होंगे या लेफ्ट में होंगे उतने ही भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। ऐसा नहीं होता कि एक समुदाय विशेष से कोई नफरत करे। क्यों अनिला जी? और अनिला जी, अनुज जी के इस आरोप का भी जवाब दें कि असदुद्दीन ओवैसी को हर जगह आप लोग प्लांट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, बीजेपी की बी टीम बना करके, जैसे बिहार में जो किया ठीक इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मुझे वाकई में हंसी आ रही थी जब मैं अनुज जी की बात सुन रही थी कि ऐसा राजनीतिक दल जिसने सबसे ज्यादा भारत में कम्युनल राइट्स करवाए हुए हों, सिखों का कत्लेआम करता हुआ हो, पार्टी आज हमें बता रही है कि सांप्रदायिकता क्या होती है। और मैं आपने राशिद जी बिल्कुल अच्छी बात कही कि आप मालूम है, व्यक्तिगत पता है कि आप नेता थे तो उनको सजा दिलवाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, लेकिन देश को दंगा फैलाने का काम तो आप कर रहे हैं। कौन से प्रदेश में आप दंगा नहीं फैला? आज बंगाल में अगर दंगा हो रहा है तो हर दंगे परेशान मत होइए। ये हम जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है बिना लाश लश्कर, आज हमने देखा गुरुद्वारा रकाबगंज गए और अपना माथा टेका। तो आपकी पार्टी ने क्या किया? सिखों की गर्दनें कटवाई। फर्क है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में फर्क है। राशिद तो मेरे बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक देश को विभाजन करने का काम, देश में आग लगाने का काम, देश को करती है। राशिद बैठे हैं, आपको नहीं कर सकती। बिल्कुल मेरे छोटे भाई की मैं इनको प्यार करती हूँ, तो ये बातें मत क्या करें। पूरे भारतवर्ष ने देखा है कि कांग्रेस इस प्रकार से भारत जाति और धर्म की लाइनों पर बांटता है। जो आज आप देख रहे हैं ना, ये जो खाई जो आप देख रहे हैं, ये आप ही लोगों की देन है। खैर, जैसे राशिद जी ने कहा कि बंगाल में बिल्कुल कुछ एरिया ऐसे हैं कि जो हाईली डोमिनेटेड है, हेवीली डोमिनेटेड है मुस्लिम कम्युनिटी से, और वहां पर परेशानी, बोन ऑफ कंटेंशन बन जाएंगे वो वैसे जो आ रहे हैं, या टीएमसी है या कांग्रेस है, तो जो मुस्लिम वोटर्स है उसके लिए आपस में ये लोग लड़ेंगे। मैं अनुज जी से ये कहना चाहती हूँ कि ओवैसी के आने से इनको डर क्यों लग रहा है? उनको लग रहा है कि ओवैसी के जो कैंडिडेट्स होंगे तो जो मुस्लिम वोटर्स है ओवैसी को ही वोट देंगे। तो जो ममता बनर्जी है, नीरज जी को तो पार्टी अपने आप को बहुत सेक्युलर अनुज जी को तो पता नहीं डर लग रहा है, नहीं लग रहा, लेकिन नीरज राय जो टीएमसी के नेता है, पता नहीं वो कितने डरे हुए हैं। क्योंकि नीरज भाई, मुर्शिदाबाद 22 सीटें, मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा, मालदा की 12 सीटें, उत्तरी दिनाजपुर की 9 सीटें, बीरभूम की 11 सीटें, दक्षिण 24 परगना की 31 सीटें। अगर बिहार के सीमांचल को याद कर लें और सीमांचल जैसा प्रदर्शन अगर असदुद्दीन ओवैसी ने कर लिया मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना में, तो बहुत बुरा होने वाला है आप लोगों का। अरे राशिद भाई, जब से बैठा हूँ केवल सवाल पूछ रहे हैं, जवाब बोल रहा हूँ तो अब सवाल पर दाग दे रहे हैं। लेकिन इस बार समय देंगे तब जवाब दे पाऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ लीजिएगा। देखिए, आज हमारे नजर में नहीं, देश की नजर में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और ओवैसी में कोई खास अंतर नहीं रह गया है। जिस तरह से हिंदुत्व के साथ पाखंड का काम करती आई है बीजेपी, उसी तरह से इस्लाम के साथ पाखंड का काम करते आए हैं ओवैसी। बंगाल के
चुनाव में ओवैसी पहुंच रहे हैं। उससे पहले ये बिहार के चुनाव में जो 5 सीटों पे ये असर डाले हैं, आपको भी ये पता है कि बीजेपी की बी टीम नहीं होते तो महागठबंधन का ये साथ दिए होते। और ये बहुत मतलब शौकिया तौर पे जा रहे हैं बंगाल में बीजेपी का सपोर्ट करने। कभी सुनने में आ रहा है कि जेडीयू भी जा रही है। तो वहां पर ये लोग जाएं, लोकतंत्र में अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन काम का मुद्दा लेकर जाएं, विकास पर हमसे बेहतर योजना कोई लेकर जाएं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां का जनाधार जनता के जिसको देती है उसको मिलना है। अनुज जी भी पहले शासक रहे वहां पे राज्य किए। अरे नीरज भाई, लेकिन दिल्ली से तो अनिला जी बड़े पैसे भेजती हैं, लेकिन वहां पर जाकर के जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ना, उनके पेट में चला जाता है, ऐसा अमित शाह ने कहा। अनिला जी से मेरा मतलब है बीजेपी से। अम्फन तूफान के में सहायता देने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अम्फन तूफान का भी आप लोगों ने ही बहुत बार बोला था। इनके भी प्रवक्ता टीवी पे खूब बोल रहे थे कि ममता बनर्जी फोन नहीं उठा रही है, केंद्र सरकार वहां पे बजट देना चाहती है, ममता जी ले नहीं रही है। तब तक एकाएक हो गया कि हमने बजट भेजा। मैं तो पूछना चाहता हूं अनिला जी से, उनकी सरकार से, कि जो 53,000 करोड़ हमारे जीएसटी बाकी है, साल भर से ऊपर हो गया, मैं मांग रहा हूं वहां से, उसको तो आप भेज ही नहीं रही हैं। और अम्फन तूफान के बारे में 2 तरह के आप लोगों की विचारधारा निकल के आ रही है। एक की फोन नहीं। अरे क्या पता नीरज भाई, क्या पता बीजेपी को ये डर हो कि कहीं 53,000 करोड़ भेज दिया तो ये भी कहीं शारदा नारदा में न चला जाए। ये भी तो डर होगा ना। हाँ, शारदा नारदा के। अरे महाराज समझिए, आप डर को समझे आप। नीरज भाई, बहुत बड़ी खबर आ गई है। नीरज भाई, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आपके पास ही आऊंगा। ममता सरकार के खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ममता ने बीजेपी को सीधी धमकी दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, नदिया में दीवारों पर बीजेपी को धमकी दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पोस्टर लगाकर खून बहाने की यह धमकी है। टीएमसी ने लिखवाया है, बीजेपी को वोट दिया तो अंजाम भुगतने होंगे। यानी ममता बनर्जी सीधे धमकी दे रही हैं। नीरज भाई, कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार सुनते हैं, सुनाई। अच्छा ठीक है, हम सुनाएंगे एक बार। नीरज जी, ममता बनर्जी सीधी धमकी दे रही है बीजेपी वालों को। गुंडा कौन है आप? चंबल का डाकू कौन है आप? कौन है चंबल का डाकू? विजयवर्गीय है। उनका लड़का जाकर बैट बल्ला से अधिकारी को मारता है कि ममता बनर्जी का लड़का मारता है? अरे तो वो बैट बल्ला निकालेंगे, आप तलवार निकाल लेंगे क्या? क्यों तलवार निकालेंगे? कहेंगे हम कभी नहीं सकते। आपको सर्टिफिकेट मिल गया क्या नीरज जी? नहीं, अगर ये बैट बल्ला निकालेंगे तो आपको तलवार का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला ना। केवल इनको सर्टिफिकेट मिला। अनिला जी रिपोर्ट करें। अनिला जी वर्सेस नीरज राय, बीजेपी वर्सेस टीएमसी। अनिला जी और नीरज राय। ममता बनर्जी के लड़के ने निकाला भैया? आपकी ममता दीदी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने विवाह नहीं किया है, तो कैसी बातें कर रहे हैं? ममता बनर्जी का लड़का कहाँ से हो जाएगा? कम से कम बोलते हुए अपने नेता के लिए आप बैठे हुए हैं, हम उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, ममता बनर्जी का लड़का, भाई ममता बनर्जी का लड़का कहाँ से आ गया जब उन्होंने विवाह ही नहीं किया हुआ है? कैसे? मुझे मालूम है कि टीएमसी आ गई है, उनको खुद ही नहीं पता है कि क्या होना है। मालूम है कि जो महिला है मुस्लिम कम्युनिटी का लड़का एरिया है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर भी करते हैं आप लोग। ये भाजपा की जो बीजेपी को पढ़ने वाले हैं और जो हिंदू डोमिनेटेड भाजपा की ये जो है ना, भाजपा की अपनी वास्तविकता पे भाजपा उतर रही है। यह ममता बनर्जी के कामों के आगे कितने से रहे ये लोग? तो इसी तरह से ऐसे खुद चीजों को लेकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल जो चार केंद्र चेहरा इनका है, एकदम गंदा है। ऐसे ही ये लोग वहाँ पर जाकर अपनी जड़ को बचाए रखने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल की जनता उखाड़ फेंकेगी। अमित शाह जी वहीं से अपना मुख्यालय बना ले। देश के गुंडा इंटरनेशनल गुंडों की पार्टी है भाजपा। आप बात करते हैं नहीं, हमारे गुंडों की पार्टी, उसका मतलब पूरा भारतवर्ष गुंडों को पसंद करता है क्या? कहते हैं ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। जिस तरह से अमित शाह जी को पूरा टीम अब अनुज जी को भी लेकर के आते हैं। रुक जाइए, अनुज जी भी आपके मित्र हैं, आने दीजिए। अनुज यात्रे को भी आने दीजिए। अनुज यात्रे भी बहुत तथ्यों के साथ में बोलते हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। अनुज जी, पूरा हिंदुस्तान एक चीज जानना चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुस्तान ये जानता है कि मोदी की बीजेपी, अमित शाह की बीजेपी पश्चिम बंगाल में लड़ रही है, ममता बनर्जी की टीएमसी पश्चिम बंगाल में लड़ रही है, सीताराम येचुरी का सीपीएम पश्चिम बंगाल में लड़ रहा है, लेकिन किसकी कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में लड़ेगी? राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, सोनिया गांधी की या गैर गांधी की?
देखिए राशिद भाई, ये तो तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल ने एक दूसरे को गुंडे की पार्टी कह दिया है, और जिस तरह से गुंडागर्दी बंगाल में कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये गुंडों की पार्टी बन चुकी है। लेकिन हम लोग महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। गांधी जी के जो शांति का जो एक पाठ गांधी जी ने पढ़ाया था कि वही गांधी जी की कांग्रेस पार्टी है, और उसी गांधीवादी मृदुभाषी होने के साथ साथ बड़े स्मार्ट भी हैं। आप मृदुभाषी होने के साथ साथ बड़े स्मार्ट भी हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि काश कि अनुज यात्रे की अगर कांग्रेस हो जाए तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर होगा, बहुत ज्यादा अच्छा और बेहतर होगा। मेरे सवाल को कैसे डक करना है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब मैंने कहा कि सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की, गैर गांधी की, तो आपने लकीर इतनी लंबी खींच दी कि किताबों में पढ़ने में या बौद्धिक बहस मुबाहिसे में तो बड़ा अच्छा लगता है कि गांधी जी की पार्टी। लेकिन प्लीज बताइए ना, प्लीज बताइए, जानना चाहता हूं मैं। नीरज भी जानना चाहते हैं, अनिला जी भी जानना चाहती हैं। अनुज जी, आपने सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी की बात की, तो उन्हीं के तो वंशज है और हम सब उन्हीं के अनुयायी हैं। पार्टी आज भी गांधीवादी उसूलों पर चल रही है। एक ऐसा दंगा बता दीजिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के अलावा कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता का नाम आए। आज इन लोगों में नीरज राय ही हैं जिन्हें गांधी जी याद नहीं है। बस नीरज राय ही हैं जिन्हें गांधी जी याद नहीं है। अहिंसा का पुजारी जिन्हें याद नहीं है, नीरज राय। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये बोल रहे हैं गांधी जी की पार्टी, ये वही पार्टी है ना। गांधी जी बोले थे कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। अनुज जी, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि 22 साल में पहली बार टीएमसी की चूल्हे हिल गई हैं। आप तो कांग्रेस की तरफ बोल रहे हैं, लेकिन 22 साल में पहली बार टीएमसी की चूल्हे हिल गई हैं। 1998 में कांग्रेस विरोध के नाम पर आप लोगों ने नींव रखी, लेकिन 22 साल में पहली बार। नीरज भाई, अरे ममता बनर्जी की चूल्हे नहीं है, टीएमसी की नहीं हिली है। वो अमित शाह जी बता रहे हैं कि भाजपा अपने पूरे तीरंदाजों को वहीं बैठा रही है, तो किसकी चूल्हे हिली है? तो जनता देख रही है। अच्छा ठीक है, आपकी पार्टी जनता देख रही है। ये तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नीरज जी, अनिला जी, अनुज यात्रे जी, स्क्रीन पर रखें इन तीनों ही मेहमानों को। मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर। अनिला जी आप, नीरज राय जी आप, अनुज यात्रे जी आप, अपना बेशकीमती समय आप लोगों ने निकाला और आप लोगों से बात करते हुए बहुत ही गौरवान्वित मैं इसलिए महसूस करता हूं, चाहे वो अनुज यात्रे हो, चाहे नीरज राय हो, चाहे अनिला सिंह हो, कि इनकी बात तथ्यों से परे कभी भी नहीं होती है। अगर बहस करते भी हैं तो इन्हें यह पता है कि चीख चिल्लाहट के साथ में बहस नहीं होती है। बहस होती है तथ्यों के साथ में, बहस होती है तर्कों के साथ में, बहस होती है संसदीय मर्यादा वाले शब्दों के साथ में। और मैं बहुत ही इज्जत देते हुए आप लोगों को यह कहूंगा कि अपना बेशकीमती 1 घंटा आप तीनों ने ही मुझे दिया है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों के लिए ही।